नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जिस मुद्दे की, वो मुद्दा जुड़ता है भारत और उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान से। इसके साथ ही वैश्विक स्तर के जो संगठन हैं, जो संस्थान हैं, जैसे आईएमएफ है, या जो सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका जैसे जो देश हैं जिनका पूरे दुनिया में अपना प्रभुत्व है, तो उसी के संदर्भ में अब एक मुद्दा उठ खड़ा हुआ है कि भारत से डील की जाती है, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो अमेरिका हो, जबकि वहीं आतंकवाद प्रायोजित करने वाला जो देश पाकिस्तान है उसको खैरात दिया जाता है। चाहे हम बात करें अमेरिका की, चाहे हम बात करें आईएमएफ की, चाहे हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, ये जो दोहरी रणनीति है ये अब बर्दाश्त नहीं है। ये जो दोहरा चरित्र है वैश्विक स्तर पे, ये अब ठीक नहीं है। इसी मुद्दे की हम चर्चा करने वाले हैं और इस पूरे संदर्भ में हम देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्यों ऐसा जो आरोप है, एक बात है वो भारत सभी मंचों पर ये रख रहा है कि भारत के साथ जो सौदा हो रहा है और पाकिस्तान को बिना कुछ उसके प्रदर्शन के उसे खैरात दिया जा रहा है, तो ये एक दोहरी जो पॉलिसी है, एक दोगली नीति के तहत मानी जाएगी। तो इस पूरे संदर्भ में भारत के पास आखिर विकल्प क्या है, तो इस मुद्दे की चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान है उसको एक लंबे समय से आईएमएफ के द्वारा जो एक राहत पैकेज दिया जाते रहा है, इसमें कहीं ना कहीं इसके पीछे अमेरिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहा है। तो कितनी बार अब तक उसको राहत पैकेज या इस तरह के जो भी सामग्री है वो दी गई है और भारत उसका विरोध क्यों करता है, तो इस मुद्दे की हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो अमेरिका है, रणनीतिक सहयोग के स्तर पे बनाम जो एक नैतिक मानदंड है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में, इस स्थिति में चीन की जो भूमिका है वो क्या है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के जो कर्जों की जो टाइमलाइन है कि लगातार आईएमएफ, विश्व बैंक या ऐसे जो भी संगठन है जिनसे लगातार वो राहत पैकेज लेते रहा है, कर्ज लेते रहा है, तो उसकी जो पूरी टाइमलाइन है, जो पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उस पर एक संक्षिप्त नज़र डालेंगे। इसके अलावा भी हम बात करेंगे कि जो अन्य कर्जे उसने सऊदी अरब से, चीन से, एशियाई बैंक से, विश्व बैंक से, आईएमएफ से जो इस तरह के उसको कहीं ना कहीं एक राहत प्राप्त हुई है, उसके बारे में भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। पाकिस्तान की जो ऋण नीति है ये अब एक पॉलिसी बन चुकी है और इस पर लगातार अब भारत आपत्ति जता रहा है। क्यों जता रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे पाकिस्तान की आखिर आर्थिक जो दशा है, इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो किस हद तक है, किस स्थिति में है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा भारत के पास इस मुद्दे के समाधान के लिए जो वैश्विक एक दोहरी नीति अपनाई जा रही है उसके लिए क्या अब आने वाले समय में क्या स्थिति हो सकती है, भारत के पास क्या विकल्प हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे। भारत को क्या क्या करना चाहिए, क्या कर सकता है, उन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आईएमएफ से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी चर्चा करेंगे। तो ये जो पूरा टॉपिक है, एक तरह से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ये आईआर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पेपर थर्ड के इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाएगा। तो ये बड़ा ही आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण के लिए, एक आपकी समझ के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा मिड ईयर मेगा सेल संचालित किया जा रहा है और इस मेगा सेल के तहत देखें तो संस्कृति के द्वारा संचालित जो विभिन्न कोर्स हैं उनके ऑनलाइन और लाइव जो कोर्स हैं उस पर एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर प्रदान किया जा रहा है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं किन किन कोर्स पर ये छूट आपको दी जा रही है। आईएसजीएस जो फाउंडेशन कोर्स है, इस कोर्स के तहत संचालित जितने भी कोर्स हैं उन पर आपको 60% की छूट प्रदान की जा रही है। जो अलग अलग कोर्स है, जीएस सीसैट कम्बो पैक है, ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो कोर्सेज हैं, इन सब पर क्या है कि आपको 60% की छूट दी जा रही है। और ये छूट कब तक वैलिड है, तो ये 12 से 17 जून 2025 तक आपके लिए वैलिड है। इसके अलावा जो ईएमआई की सुविधा है इन सभी कोर्सों पर आपको प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरा कोर्स है, अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली जो भी परीक्षाएँ हैं उनके संदर्भ में पीसीएस जो फाउंडेशन कोर्स है वो संचालित किया जाता है। ये पीटी मेंस
को ध्यान में रखते हुए लाइव और ऑनलाइन कोर्स होते हैं और इसके तहत जितने भी कोर्स संस्कृति के द्वारा संचालित किए जाते हैं इन सभी पर अप टू 70 to 75% का डिस्काउंट आपको प्रदान किया जा रहा है। जैसे UPPCS का जो कोर्स है इसके लिए निर्धारित जो फ़ी है वो 1 लाख है, लेकिन अब 70% के डिस्काउंट के बाद ये आपको मात्र 30,000 में प्राप्त हो रही है। अन्य जैसे BPSC, MPPSC, RS इन सभी कोर्स पर आपको 75% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है और इसके लिए भी जो वैधता है, जो समय सीमा है जिसके अंदर आपको ये छूट प्राप्त हो सकती है वो 12 से 17 जून 2025 है। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली जो परीक्षा है 71वीं BPSC PT एग्ज़ाम, उसके लिए एक नोटिफिकेशन आया और इसी के संदर्भ में इस परीक्षा के लिए संस्कृति IAS के द्वारा 71वीं BPSC PT टारगेट बैच संचालित किया जा रहा है। ये 70 दिवसीय कार्यक्रम है जिसके तहत 2 कक्षाएं डेली आपको दी जाएंगी। प्रत्येक रविवार को करंट अफेयर्स की क्लास होगी। प्रत्येक विषय के PDF जो क्लास नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। रेगुलर स्तर पर जो सेक्शनल टेस्ट हैं वो भी आपको प्राप्त होंगे। इसके लिए जो निर्धारित फ़ी है वो 20,000 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये आपको मात्र 4,500 में प्राप्त हो रही है। इस कोर्स में नामांकन प्रारंभ है। खास फीचर्स क्या है कि इस कोर्स में प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज पूरी तरह से आपको निःशुल्क प्रदान की जा रही है। और अधिक कोई अगर जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पर कॉल करके आप शंका समाधान कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति IAS की जो वेबसाइट है sanskrithias.com, वहाँ विजिट करके जो भी जानकारी है प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। भारत से सौदा, पाकिस्तान को खैरात। ये जो दो तरफा जो पॉलिसी है, दोगली जो पॉलिसी है, ये ठीक नहीं है और इसके संदर्भ में देखें तो भारत के पास आखिर इस परिस्थिति का सामना करने के लिए क्या रास्ता है, यही आज हमारा मुद्दा है। क्योंकि भारत की अगर बात करें तो भारत पिछले लगभग 3 दशकों से निरंतर क्या है कि अगर देखें तो 3 दशकों से क्या है कि लगातार क्या हो रहा है कि आतंकवाद से वो प्रभावित है। किससे प्रभावित है? तो वो आतंकवाद से प्रभावित है। खास तौर में देखें तो 26/11 की घटना, पुलवामा, उरी, पठानकोट और हाल ही में देखें तो पहलगाम जो आतंकी घटना हुई वो उसके उदाहरण माने जा सकते हैं। और अभी भी देखें तो अपने देश के कई सारे जो क्षेत्र हैं वो आतंकवाद के कहीं ना कहीं गिरफ्त में फंसे हुए हैं। और ये जो आतंकवाद है ये किसके द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये प्रायोजित किया जा रहा है खास तौर पे भारत के अगर संदर्भ में देखें तो इसके पीछे कौन है? तो इसके पीछे पाकिस्तान है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान है। इसके बावजूद पाकिस्तान को अगर हम बात करें, अलग अलग मंचों पर भारत ने बाकायदा प्रूफ दिए हैं कि दुनिया में जो आतंकवाद है उसको प्रायोजित करने वाला देश कौन है? ये पाकिस्तान है। इसके प्रूफ सच मिलने के बावजूद भी दुनिया के जो कुछ सुपर पावर्स हैं वो लगातार क्या रहे हैं? पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, या फिर मदद करने में दूसरे जो संगठन हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे अगर बात करें, जैसे IMF जैसा जो एक वित्तीय कह सकते हैं संगठन है यूएन का, इसमें अगर देखें तो जो अमेरिका है, जो चीन है, इनकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। और ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो IMF के थ्रू पाकिस्तान को हमेशा जो राहत पैकेज है वो क्या कर रहे हैं? प्रदान करवा रहे हैं। तो इस स्थिति में देखें तो इस तरह के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं, अमेरिका, चीन जैसे, तो ये जो वैश्विक खिलाड़ी हैं इनसे बड़ी जो वित्तीय सहायता लगातार पाकिस्तान को मिल रही है। तो यहाँ पर अब ये एक प्रश्न उठ रहा है, ये सवाल उठ रहा है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो मूल्य है वो आधारित दृष्टिकोण केवल सुविधा आधारित है? क्या आतंकवाद और मानव अधिकार के जो मुद्दे हैं उनके लिए केवल एक प्रोपेगेंडा है, सिर्फ एक बतूनी बातें हैं, एक सिर्फ हथियार है जिसका वे इस्तेमाल करते हैं अपने हितों के अनुसार? क्योंकि यहाँ तो यही प्रतीत हो रहा है कि एक ऐसा देश जिसके लिए अगर हम देखें तो पाकिस्तान के संदर्भ में, या देखें जैसे अमेरिका की बात करें तो लगातार वो आतंकवाद को कहीं ना कहीं नकारता है, हमेशा उसकी आलोचना करता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि वो इनडायरेक्टली तौर पे वो पाकिस्तान की हर स्तर पे मदद कर रहा है। हाल के
अगर स्थिति की बात करें तो भारत में जब आतंकी घटना हुई पहलगाम की तो खुलकर अमेरिका ने इसकी आलोचना की, लेकिन दूसरे तरफ देखें तो सभी साक्ष्यों को देने के बावजूद अमेरिका के ही प्रभाव में देखें तो आईएमएफ ने एक बड़ा जो राहत बेल आउट जो पैकेज है वो पाकिस्तान को प्रदान किया। तो यहाँ पर हम कैसे माने कि अमेरिका या इस तरह के जो भी देश हैं वो प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक नैतिकता का दिखावा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपने हितों के अनुसार सिर्फ वो आतंकवाद कर रहे हैं और उसको एक वेपन्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह की बात है, यही मुद्दा मूल रूप से है और पाकिस्तान को लगातार मदद मिल रही है। थोड़ा सा हम देखेंगे कि आखिर वो मदद कैसे मिल रही है। तो देखिए, पाकिस्तान को मिल रही है मदद। आईएमएफ जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष है, आर्थिक संकट का इलाज या राजनैतिक रियायत, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वाकई में कहीं पर आर्थिक जो स्थिति है वो खराब है, उस स्थिति के समाधान के लिए आईएमएफ काम करता है, या फिर सिर्फ राजनैतिक जो रियायत है, राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए जो उसके मेंबर्स हैं उनके प्रभाव में वो काम करता है। क्योंकि देखें तो पाकिस्तान को आईएमएफ से 2024 में $7 अरब का जो पैकेज है वो मंजूरी मिल गई। मई 2025 तक आईएमएफ ने $2.1 अरब की राशि भी प्रदान कर दी। इसके अलावा $1.4 अरब की जो कह सकते हैं कि यहाँ पर रिजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी जो फैसिलिटी है वो भी दे दी गई। अब इसमें अगर हम बात करें कि भारत की जो आपत्ति है, जो प्रतिक्रिया है कि आईएमएफ के द्वारा जो सहायता दी जा रही है, तो इस तरह की जो सहायता यहाँ पर दी जा रही है उसका जो उपयोग है वो पाकिस्तान के द्वारा किन कार्यों में किया जा रहा है, ये तो पड़ताल करिए। और ये स्पष्ट इसके प्रूफ भारत दे रहा है कि इस तरह के कह सकते हैं कि जो भी पाकिस्तान को बेल आउट राहत पैकेज मिल रहा है उसका जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, तो वो आतंकवाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने में, आतंकवाद को प्रायोजित करने में, आतंकवाद को फंड देने में वो क्या कर रहा है, इस राशि का इस्तेमाल कर रहा है। यही नहीं, दूसरे तरफ इसका जो यूज है वो पाकिस्तान किन कार्यों के लिए कर रहा है, तो अपने डिफेंस को, अपने सैन्य को बढ़ाने में कर रहा है। तो जहां ये जो आईएमएफ के द्वारा दी गई जो सहायता राशि है ये इसके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, अपने आप मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए, अपने विकास को बढ़ावा देने के लिए ये राशि दी गई है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है वो पाकिस्तान आतंकवाद जैसे जो गंभीर मुद्दे हैं उससे जुड़े हुए जो भी संगठन हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो उनके लिए इक्विपमेंट चाहिए, जो हथियार चाहिए, उसके लिए फंड क्या कर रहा है, राहत पैकेज को दे रहा है। दूसरी तरफ इस राहत पैकेज का इस्तेमाल वो अपने आर्थिक विकास, मानवीय सहायता, अपने यहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर न करते हुए इसका इस्तेमाल अपने सैन्य साजो सामान के ऊपर कर रहा है। तो इस तरह की आपत्ति भारत के द्वारा लगातार उठाई जा रही है कि इसके लिए जो आईएमएफ है या जो इसके सहयोगी सदस्य हैं उनको विचार करना चाहिए। दूसरी बात देखिए, विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक स्वच्छ ऊर्जा के नाम पर अपार जो धन है, जून 2025 में देखें तो पाकिस्तान को विश्व बैंक से $20 अरब की मदद मिलने की संभावना है। और इस राशि का जो उद्देश्य है वो इसलिए विश्व बैंक दे रहा है ताकि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने में क्या करे, पाकिस्तान इस्तेमाल करे। लेकिन जो पाकिस्तान है वो किस में इसका यूज करेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस राशि का जो इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान, भारत का स्पष्ट विरोध है इस मुद्दे पर कि इस तरह की जो राशि दी जा रही है इसका इस्तेमाल जो पाकिस्तान है वो किस में करता है, या तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में करता है, जो सीमा पार आतंकवाद है उसमें करता है, या फिर क्या करता है कि दूसरे तरफ क्या करता है कि वो इसके अलावा जो अपने सैन्य साजो सामान है उसके ऊपर करता है, अपने जो परमाणु जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं पर करता है ताकि वो क्या कर सके, परमाणु बम और बना सके। तो इस तरह से जो इस पैसे का दुरुपयोग है वो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण इस मुद्दे में है और भारत लगातार इसका विरोध कर रहा है।
अमेरिका के संदर्भ में भी देखें तो अमेरिका की जो नीति है कि एक तरफ भारत के साथ वो डील करता है तो दूसरे तरफ पाकिस्तान को खैरात देता है। अमेरिका जो है रणनीतिक सहयोग के स्तर पे काम कर रहा है कि नैतिक मापदंडों पे काम कर रहा है, ये एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह अब खड़ा हो चुका है। अमेरिका ने 2002 से 2015 तक पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर की मदद की है। ये जो सहयोग है ये अफगानिस्तान जो युद्ध था, जो आतंकवाद विरोधी जो अभियान है, इन दोनों के नाम पर जो यूएसए है उसने क्या किया है कि पाकिस्तान को सहयोग राशि के तौर पे बड़ी राशि दी है। और हाल के प्रत्यक्ष जो सहायता है वो कुछ कम हुई है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे देखें तो जो यूएसए है वो आज भी आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान को बड़ी राहत जो सामग्री है, जो बेल आउट पैकेज है, वो प्रदान करवा रहा है। तो इस कारण से अब मुद्दा उठ रहा है कि क्या यूएसए को पता नहीं है कि इस पैसे का अब तक क्या पाकिस्तान ने किन चीज़ों पर उपयोग किया है। और जब से इसको राहत पैकेज दिया गया कि तुम अपना क्या करो, आर्थिक विकास करो, अपने लोगों के लिए देखें तो जो जीवन स्तर है वो क्या करो, उसको और ऊपर उठाओ, अपने यहाँ क्या करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को और विकसित करो, अपने यहाँ क्या करो कि जो भी मानवीय सहायता है वो प्रदान करो। तो क्या इन सभी मदों पर पाकिस्तान ने खर्चे किए हैं? क्या अब तक कोई विकास किया है? अगर किया है तो उसका प्रूफ प्रदान करें। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका अपने रणनीतिक हितों के लिए, राजनैतिक हितों के लिए जो एक रणनीति है उसे कहीं ना कहीं गेम प्लान के तौर पे देख रहा है और पाकिस्तान को बड़ी जो राहत सामग्री है वो प्रदान कर रहा है। चीन की बात करें तो चीन का भी मामला कुछ ऐसे ही है, आर्थिक सहयोग या रणनीतिक जो गेम प्लान है वो किया जा रहा है। तो चीन ने हाल ही में देखें तो 3.7 अरब डॉलर का जो कर्ज है वो देने का वादा कर दिया। किसे? तो वो इसने बोला कि हम पाकिस्तान को देंगे, और पाकिस्तान को इसलिए भी देता है कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के थ्रू इंडिया को काउंटर करना चाहता है कि इंडिया क्या हो सके, अपने विकास पर ध्यान केंद्रित न कर पाए बल्कि दूसरी चीज़ों पर केंद्रित करे ताकि वो हमसे पिछड़ता रहे। 2.4 अरब डॉलर जून 2025 में कहीं ना कहीं मैच्योर होने हैं, प्रदान होने वाले हैं। और चीन का ये जो कर्ज है युआन में देगा ये, और फिर डॉलर पर जो निर्भरता है वो कम होगी। तो एक तरह से अपने जो युआन है उसे वो और मजबूत करना चाह रहा है, और बाकी जो डॉलर है उस पर जो निर्भरता है वो कम करने के दृष्टिकोण से इस तरह की बात कर रहा है। चीन का उद्देश्य है कि पाकिस्तान को अमेरिका के जो प्रभाव हैं उससे दूर किया जाए, खास तौर पे जो चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो सीपेक है, सीपेक जो है उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो ये देखने को मिल रहा है कि इसके माध्यम से पूरे क्षेत्र में जो चाइना है वो अपना जो प्रभाव है वो स्थापित करना चाह रहा है। तो सब अपने अपने हिसाब से क्या है कि लगातार पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं, राहत पैकेज दे रहे हैं, इसे बड़े स्तर पे कह सकते हैं कि खैरात दे रहे हैं। उसके पीछे ये कोई नहीं कह रहा है कि इसका इस्तेमाल वो कहाँ पर करेगा। सब अपने हितों को साधने के क्रम में इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। अब देखें थोड़ा सा एक लंबा जो है कि पाकिस्तान कर्जों के अगर टाइमलाइन की बात करें 1958 और 2025 यानी अब तक के बीच में, तो इसका इतिहास काफ़ी लंबा रहा है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 1958 से लगातार आप देखेंगे तो वो कर्ज लेते रहा है। जैसे 58 में आईएमएफ से कर्ज के लिए आवेदन किया था, उसके बाद 65 में भारत से युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने आईएमएफ से कर्ज लिया, 68 में लिया, 72 में लिया, इसके बाद लगातार देखिए 90 तक लगातार कर्ज लेते रहा है, 93, 94, 95, 97 और हाँ 2000 के बाद भी देखें तो 2001 में आईएमएफ के एक्सटेंडेड फंड
जो फैसिलिटी है उसके माध्यम से कर्ज लिया गया, 2008 में लिया गया, 2013 में कर्ज लिया गया और 19 में भी देखें तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को 6 बिलियन का आर्थिक स्थिरीकरण हेतु लोन दिया और ये आर्थिक स्थिरीकरण के लिए दिया गया। लेकिन इस समय देखें तो इसका जो इस्तेमाल है ये या तो फिर सैन्य क्षेत्र पे कर रहा है या फिर आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए कर रहा है। 2024 में देखें तो पाकिस्तान को 7 बिलियन का नया बेल आउट पैकेज मिला, जिसमें से 1.3 बिलियन की पहली किस्त और 1.4 बिलियन जो क्लाइमेट रेजिलेंस लोन है वो भी इसमें शामिल है। 2025 में देखें तो आईएमएफ की जो ईएफई योजना है उसकी दूसरी किस्त के रूप में 1.202 बिलियन और रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी जो फैसिलिटी है उसके तहत 1.4 बिलियन प्राप्त होना है। तो इस तरह के देखें तो एक लंबा इतिहास रहा है पाकिस्तान का। यही नहीं, आईएमएफ ही नहीं बल्कि अन्य जो वित्तीय संगठन है जैसे विश्व बैंक से बड़े स्तर पे अवसंरचना, शिक्षा, ऊर्जा परियोजनाओं हेतु लगातार ये कर्ज लेते रहा है। एशियाई जो विकास बैंक है जो एडीबी है उससे परिवहन, ऊर्जा, सामाजिक क्षेत्रों में सहायता के लिए लगातार कर्ज लेते रहा है। चीन के तहत देखें तो सीपेक जो कॉरिडोर है उसके तहत पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारा परियोजना हेतु भारी जो निवेश है वो पाकिस्तान को और एक तरह से राहत जो पैकेज है और दूसरी तरफ उच्च ब्याज दर पे भी ये चीन से ऋण लेते रहा है। सऊदी अरब, यूएई से भी नगद, अनुदान, तेल क्रेडिट और निवेश के रूप में हमेशा सहायता लेते रहा। लेकिन इन सभी सहायताओं का जो इस्तेमाल है वो पाकिस्तान किन चीज़ों पर करता है तो वो आतंकवाद, सैन्य जो इक्विपमेंट है, जो सैन्य क्षेत्र है उसमें करता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पाकिस्तान की जो एक ऋण नीति है उस पर भारत को आखिर आपत्ति क्यों है, भारत लगातार विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत ने आईएमएफ के औपचारिक रूप से ये सवाल किया कि आप बताइए कि बड़े स्तर पे आपका जो पूरा ये स्ट्रक्चर है आईएमएफ का वो बेल आउट पैकेज दे रहा है, तो पाकिस्तान से पूछा जाना चाहिए कि आखिर वो इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहा है। क्योंकि 1989 से लेकर 2024-25 तक देखें तो 35 वर्षों में पाकिस्तान को लगभग 25 बार क्या किया गया है कि आईएमएफ से क्या हुआ है कि बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को मिला है। तो 25 बार अगर बेल आउट पैकेज मिला है तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर हुआ है? क्यों? पाकिस्तान की माली हालत ख़राब है, आर्थिक स्थिति ख़राब है, वहाँ पर लोगों का जीवन स्तर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ख़राब है, लाइफ स्टाइल ख़राब है, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए जो बड़े राहत पैकेज दिए गए हैं उनका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इस तरह के जो बेल आउट पैकेज हैं उनका इस्तेमाल हो कहाँ पर रहा है? और भारत का ये भी तर्क है कि अगर पूर्व के आईएमएफ के जो कार्यक्रम हैं जिसके तहत इसे राहत पैकेज दिया गया तो उनका कोई सुदृढ़ व्यापक जो आर्थिक नीति है क्या उसके तहत ये बेल आउट पैकेज दिए जाते हैं, या फिर ऐसे ही अपने जो भी सहयोगी मेंबर्स हैं उनके दबाव में इस तरह के बेल आउट पैकेज बार बार दिए जाते हैं? अगर आवश्यकता नहीं भी है तो क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि उसका इस्तेमाल उन क्षेत्रों में हो ही नहीं रहा है। और आईएमएफ कार्यक्रमों ने कोई सुदृढ़ जो व्यापक आर्थिक नीति है वो स्थापित की होती तो बार बार बेल आउट पैकेज पाकिस्तान उससे मांगता ही नहीं, क्योंकि उससे ये होता है कि इसके बारे में हमसे क्या होगा कि पूछा जाएगा, क्योंकि आईएमएफ की कोई एक नीति होगी जिसके तहत इसकी क्या की जाएगी, इसकी जांच की जाएगी कि आखिर इतने बड़े स्तर पे जो राहत पैकेज दिए जा रहे हैं उसका इस्तेमाल हो कहाँ पर है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है अब वो पूरी तरह से क्या है, एक ऋण नीति पर आधारित हो चुकी है। जो ऋण है उस पर वो निर्भर हो चुकी है, उसी में तब्दील हो चुकी है। और हर राजनीतिक संकट, युद्ध, प्राकृतिक जो आपदा है या वैश्विक जो उतार चढ़ाव है उसके दौरान पाकिस्तान ने आईएमएफ या मित्र देशों का सहारा लिया है। और ये सतत जो उधारी है, आप देख सकते हैं कि आईएमएफ से ही लगभग 25 बार बेल आउट पैकेज ले चुका है और लगातार देखें तो 60 से लगातार 2025 तक कोई ना कोई किसी न किसी माध्यम से वो लगातार ऋण लेते रहा है। और ये जो लंबी सतत कंटिन्यूअस जो श्रेणी उसकी चल रही है उस कारण से उसकी जो आर्थिक संप्रभुता है पाकिस्तान की वो कमज़ोर हुई है। उसकी नीतिगत जो सुधार करने की आवश्यकता है वो कहीं ना कहीं अब ज़रूरत महसूस की जा रही है। और इसी कारण से देखें तो ये जो मुद्दा है ख़ास तौर पे चर्चा में बना हुआ है।
जॉर्डन पीटरसन की चेतावनी भी आई थी। अमेरिकी जो नीति है उसके नैतिक खोखलेपन के संदर्भ में प्रसिद्ध कनाडाई मनोवैज्ञानिक हैं, सार्वजनिक विचारक हैं डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन। उन्होंने ये कहा था कि भारत में लोकतंत्र, स्वतंत्र चुनाव, न्यायपालिका है, फिर भी आलोचना होती है। वहीं पाकिस्तान में तानाशाही है, आतंकियों के लिए पनाहगार है, विरोधियों को दबाने वाला देश है। उसे अमेरिका मदद करता है क्योंकि वो उसके लिए उपयोगी है, उसके अनुसार चलता है। यानी विचार यही कि अमेरिका लोकतंत्र और मानवाधिकार के नाम पर क्या करता है, नीतियां बनाता है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पे सिर्फ भू राजनीतिक जो फायदे हैं वो देखता है। तो ये परिस्थिति है। अब इस पूरे मुद्दे में अगर देखें कि भारत के संदर्भ में कि अब आखिर भारत के पास क्या विकल्प है, भारत क्या कर सकता है, इस तरह के वैश्विक स्तर पे जो दोगलापन उसके साथ किया जा रहा है, उसके तहत जो दो तरफा नीति अपनाई जा रही है, उसके लिए वो क्या कर सकता है। तो देखिए, आर्थिक महाशक्ति बनने बिना सम्मान नहीं मिलेगा। तो क्या होगा कि भारत को अब इकोनॉमिक सेक्टर में अब अपनी मजबूत पकड़ बनानी होगी। भारत की जो जीडीपी है वो दुनिया में चौथे स्थान पे पहुंच चुकी है। भारत क्या हो चुका है कि जापान को पीछे छोड़ते हुए फोर्थ लार्जेस्ट जो इकोनॉमी है वो बन चुका है। लेकिन अभी भी प्रति व्यक्ति आय भारत की कम है। इसके अलावा देखें तो निवेश, स्टार्टअप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको अब भारत को बढ़ाना चाहिए। भारत को क्या करना चाहिए कि अपने विकास को इस स्तर पे लाए कि अब वो क्या हो सके कि विकासशील देश से क्या हो सके कि अब वो विकसित जो देश है उस श्रेणी में अब क्या हो जाए कि वो पहुंच जाए। तभी क्या होगा कि पूरे दुनिया में उसकी बातों को सुना जाएगा। और जब तक भारत वैश्विक आर्थिक चक्र का मेन जो हब है, जो केंद्र है, वो नहीं बनता, तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। यही नहीं, जो डिफेंस सेक्टर है जिसमें देखें तो वो आत्मनिर्भर नहीं है, अभी काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर है। तो सैन्य क्षेत्र में उसे आत्मनिर्भरता हासिल करना होगा, जिसके तहत भारत को जो भी वेपन्स हैं, जो रक्षा उपकरण हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने देश के स्तर पे ही विकसित करना होगा। यही नहीं, डीआरडीओ, एचएल और निजी जो भी रक्षा कंपनियां हैं, उन कंपनियों को अब पहले से मजबूत करना होगा। और करना ही नहीं होगा बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ ही जो प्रोडक्शन है वो क्या करना होगा, प्रोडक्शन के स्तर पे भी इन्हें बेहतर बनाना होगा, उसके लिए प्रोत्साहित करना होगा। भविष्य में जो भी एआई, साइबर, ड्रोन और स्पेस आधारित जो तकनीकें हैं, इन पर आधारित जो भी तकनीकें, भारत को इसमें क्या बनना होगा, टाइकून हब बनना होगा, अग्रणी बनना होगा। इसके अलावा भी कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे बहुपक्षीय मंचों पर जो आवाज़ है वो बुलंद रखना, कि यूएन है, एफएटीएफ है, ब्रिक्स है, G20 है, एससीओ है, ऐसे जो मंच है यहाँ पर लगातार पाकिस्तान को घेरना और बेनकाब करना एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। अपने पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है उसे बेहतर करना होगा, जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इन सभी के साथ भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, डिजिटल जो सहयोग है वो बढ़ावा देना चाहिए, ताकि अपने आसपास के क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ बना सके, जिससे कि कोई दूसरा देश भारत के हितों पर प्रहार न कर पाए। इससे क्या होगा कि एक तरफ से जो क्षेत्रीय स्थिरता है वो बनी रहेगी, बल्कि दूसरे तरफ पाकिस्तान की दक्षिण एशिया में जो भूमिका है वो सीमित हो सकेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सॉफ्ट पावर है, भारत की अपनी जो संस्कृति है, योग है, आयुर्वेद है, सिनेमा, लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, उनको वैश्विक मंचों पर क्या करना होगा, ले जाकर उनको उनका प्रचार प्रसार करना होगा। इससे भारत की जो अपनी इमेज है वो एक सैन्य शक्ति के साथ ही एक शांतिप्रिय और ज्ञान आधारित राष्ट्र के रूप में उभरेगी। तो इस तरह के प्रयास भारत के द्वारा किए जा सकते हैं। तो ये जो वैश्विक स्तर पे एक दो तरफा जो नीति अपनाई जा रही है कि एक तरफ से पाकिस्तान को राहत दिया जा रहा है, दुनिया भर के खैरात दिए जा रहे हैं, तो भारत के संदर्भ में लगातार डील, प्रश्न किए जा रहे हैं। तो ये जो नीति है इसका कहीं ना कहीं विरोध या इसका समाधान इन पहलों के द्वारा भारत कर सकता है। अब ये पूरा जो मुद्दा है एक तरह से देखें तो आईएमएफ से जुड़ता है, तो थोड़ा सा आईएमएफ के बारे में देख लेते हैं। क्या है आईएमएफ?
तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है एक वैश्विक वित्तीय संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में हुई थी। ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन है उसी में इसकी स्थापना का स्थापना की बात कही गई थी। उद्देश्य था वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, पूरे दुनिया में जो एक इकोनॉमिक संदर्भ में जो एक स्टेबिलिटी है वो बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसको बढ़ावा देना, सदस्य देशों को वित्तीय सहायता की ज़रूरत है वो प्रदान करना, वैश्विक स्तर पे जहाँ भी गरीबी है उसका समाधान करना। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो 27 दिसंबर 1945 को प्रभावी रूप से ये कार्यशील हो गया। मुख्यालय इसका अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। 190 से अधिक देश अब तक इसके सदस्य बन चुके हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं वो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है, मुख्य भाषा अंग्रेजी है और भारत की जो सदस्यता है ये 27 दिसंबर 1945 को इसके संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। अब बात करें कि आईएमएफ के जो उद्देश्य हैं, उद्देश्य यही है जो भी वैश्विक मौद्रिक सहयोग है उसको बढ़ावा देना, विनिमय जो दर है उनमें स्टेबिलिटी लाना, बहुपक्षीय जो व्यापार है उसके संतुलित विकास को प्रमोट करना, सदस्य देशों को भुगतान संतुलन जैसे जो मुद्दे हैं उसके समय वित्तीय सहायता प्रदान करना, वैश्विक स्तर पर गरीबी को कम करना, इसके लिए जो भी कार्यक्रम नीति है वो तैयार करना, उन्हें लागू करना। आईएमएफ के द्वारा जो भी सहायता दी जाती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे स्टैंड बाई जो अरेंजमेंट है वो किया जाता है। ये एक तरह से देखें तो ये क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए अल्पकालिक, एक तरह से देखें तो असंतुलन के लिए क्या है ये दिया जाता है। दूसरा जो प्रकार है एक्सटेंडेड जो फंड फैसिलिटी है, ये किस लिए दिया जाता है, तो जो भी संरचनात्मक समस्याएं हैं, अगर किसी देश में संरचनात्मक कोई प्रॉब्लम्स है, कोई समस्या है, तो उस समस्या के समाधान के लिए ये दिया जाता है। पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ थ्रस्ट, यानी कि नाम से ये कि जो विकासशील देश हैं उनको रियायती ऋण दिए जाते हैं। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं, उन देशों को क्या किया जाता है कि ये एक रियायती दर पे ये ऋण दिया जाता है, कम ब्याज दर पे ये ऋण प्रदान किया जाता है। ऐसी रैपिड फाइनेंसिंग जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत आपात स्थिति में अगर कहीं पर आपात की स्थिति बनती है तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि उस स्थिति में त्वरित जो सहायता है वो प्रदान करने के लिए ये दिया जाता है। तो ये हमने देख लिया। अगर कार्यप्रणाली की बात करें, वर्क फंक्शन की बात करें, मैकेनिज्म की, तो कोटा प्रणाली लागू है। सदस्य जो भी देश हैं वो उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार आईएमएफ में क्या दिया जाता है, एक कोटा दिया जाता है। कोटा तय कैसे किया जाता है, तो उनकी वोटिंग शक्ति, ऋण लेने की सीमा, वित्तीय जो भी योगदान है, कंट्रीब्यूशन है फिनेंशियल, उसके आधार पर किया जाता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स उन्हें दी जाती है। एक अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व एसेट जो कि आईएमएफ के द्वारा 1969 में बनाया गया था, ये डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और युआन की जो टोकरी है उस पर आधारित है। आईएमएफ और भारत के बीच में संबंधों की बात करें तो भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य है। भारत को आईएमएफ से 1991 के आर्थिक संकट के समय 2.2 अरब डॉलर की सहायता मिली थी। आईएमएफ समय समय पर भारत की अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट भी क्या करता है, जारी करता है। और आईएमएफ बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी जारी करता है। जैसे देखें तो वैश्विक आर्थिक जो परिदृश्य है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नाम से जारी की जाती है। वर्ष में 2 बार की जाती है। वैश्विक आर्थिक वृद्धि, व्यापार, मुद्रास्फीति से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं वो जारी किए जाते हैं। दूसरा जो रिपोर्ट जारी करता है आईएमएफ वो है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जिसको नाम देता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, GFSR। ये भी 2 बार ये रिलीज की जाती है वर्ष में। वैश्विक जो भी वित्तीय प्रणाली है उसकी स्थिरता का मूल्यांकन ये रिपोर्ट करता है। तीसरी जो रिपोर्ट है उसे राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट कहते हैं। एक और रिपोर्ट है वाय क्षेत्र के रिपोर्ट के संदर्भ में आती है। तो ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो आईएमएफ के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इनके बारे में हमने देखा और आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। आईएमएफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, जनेवा, वाशिंगटन डीसी या फिर लंदन। तो इस तरह से आज हमने चर्चा कर ली कि आखिर भारत के साथ डील किया जा रहा है, पाकिस्तान को खैरात दिया जा रहा है, इस तरह का वैश्विक स्तर पे जो भी एक दोगली रणनीति अपनाई जा रही है, आखिर ऐसा क्यों है, इस पर भारत को आपत्ति क्यों है, भारत को क्या करना चाहिए, और इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू थे उन पर हमने डिटेल से चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।